Hi everyone, this is Mukesh from Government Girls College Taranagar. Welcome to our YouTube channel once again. आज हम शुरू करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि नेफ्रॉन्स किडनी के फंक्शनल यूनिट्स होते हैं और किडनी को रीनल आर्टरीज के द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है। रीनल आर्टरीज द्वारा सप्लाई किए गए ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। नेफ्रॉन्स इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करके यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं और यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म को कुसनी ने बताया था। यूरिन का फॉर्मेशन करने के लिए नेफ्रॉन्स तीन प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं। पहली प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरी प्रोसेस है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरी प्रोसेस है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर वाटर और अधिकांश सॉल्यूट्स ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से फिल्टर होकर ग्लोमेरुलर कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल के अंदर एंटर होते हैं। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में रीनल ट्यूब्यूल की सेल्स 99% वाटर और यूजफुल सॉल्यूट्स को रीएब्जॉर्ब करके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा के अंदर डाल देती हैं। ट्यूबुलर सीक्रेशन के अंदर ट्यूब्यूल की सेल्स एक्सेस आयंस, वेस्ट प्रोडक्ट्स और ड्रग्स को रीनल ट्यूब्यूल के अंदर डालती है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है रिटर्न ऑफ अ सॉल्यूट फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल टू ब्लड और ट्यूबुलर सीक्रेशन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड। तो इस प्रकार से तीनों प्रोसेसेस यूरिन का फॉर्मेशन होता है। माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स के अंदर उपस्थित फ्लूइड और सॉल्यूट्स मिलकर यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, यूरिन बनाते हैं, क्योंकि माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स में जाने के बाद फर्दर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता और इसमें जो भी फ्लूइड होता है उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो आज की इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप होता है, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस में ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर किया जाता है। वो फिल्टर्ड फ्लूइड जो कैप्सुलर स्पेस में एंटर होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और ब्लड प्लाज्मा का वो पार्ट, वो फ्रैक्शन, वो परसेंटेज जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का रूप लेता है उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। 16 to 20% ब्लड प्लाज्मा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का रूप ले लेता है। इसका मतलब एवरेज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन 0.16 to 0.2 होता है। अगर हम बात करें डेली वॉल्यूम की, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के डेली वॉल्यूम की, तो फीमेल्स के अंदर ये 150 लीटर होता है और मेल्स के अंदर ये 180 लीटर्स होता है। लेकिन एक्सक्रीटेड यूरिन की अमाउंट केवल 1 to 2 लीटर होती है। इसका मतलब ये है कि 99% से ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को ब्लड स्ट्रीम में वापस रिटर्न कर दिया जाता है और ये प्रोसेस की जाती है बाई ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन एक लीकी बैरियर होता है जिसका फॉर्मेशन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और पोडोसाइट्स के द्वारा किया जाता है। तो यह एक सैंडविच जैसी असेंबली होती है, इसके अंदर 3 लेयर्स पाई जाती है। लीकी बैरियर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे सॉल्यूट्स पास नहीं हो सकते और इसके अंदर पोर पाए जाते हैं। इससे वाटर और स्मॉल सॉल्यूट्स तो फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट से फिल्टर नहीं हो सकते। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है ग्लोमेरुलर एंडोथेलियम, दूसरा है बेसल लेमिना या बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरा है फिल्ट्रेशन स्लिट जिसका फॉर्मेशन किया जाता है पोडोसाइट्स के द्वारा। अगर हम बात करें फर्स्ट कंपोनेंट की, ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल सेल्स, तो ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल सेल्स बहुत ज़्यादा लीकी होती हैं क्योंकि इनके अंदर बड़े बड़े फेनेस्ट्रेशंस या पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर की साइज 0.07 से 0.1 माइक्रोमीटर होती है। तो इस वजह से ब्लड प्लाज्मा के सारे कंपोनेंट इससे फिल्टर हो सकते हैं एक्सेप्ट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इसके अलावा अफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियल के क्लेफ्ट के बीच में मिजेंजियल सेल्स पाई जाती हैं और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बीच में भी ये प्रेजेंट होती हैं। इन्हें हम बोलते हैं मिजेंजियल सेल्स। ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती है और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को रेगुलेट करती है। दूसरा जो बैरियर है वो है बेसल लेमिना या बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर छोटे छोटे कोलेजन के फाइबर्स और प्रोटियोग्लाइकन्स पाए जाते हैं। तो यह
नेगेटिव प्रोटीन्स को, मतलब नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स को फिल्टर नहीं होने देती है। तीसरा पार्ट है फिल्ट्रेशन स्लिट। फिल्ट्रेशन स्लिट का फॉर्मेशन पोडोसाइट्स के पेडिसल्स की वजह से होती है, जो कि हमने रीनल कॉर्पसल के स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था। पोडोसाइट से फूट लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं जिन्हें पेडिसल बोलते हैं। इनके बीच में पाए जाने वाले स्पेसेस को हम फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं। इनकी साइज होती है 0.006 से 0.007 माइक्रोमीटर। तो इससे अधिकांश छोटे सॉल्यूट जैसे वाटर, ग्लूकोज, आयंस, यूरिया ऐसे मॉलिक्यूल्स पास हो जाते हैं, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल जैसे कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन इससे पास नहीं हो पाते हैं। ये बेसिक डिज़ाइन है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट है ग्लोमेरुलर एंडोथीलियम, दूसरा कंपोनेंट है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरा कंपोनेंट है फिल्ट्रेशन स्लिट, जिसका फॉर्मेशन किया जाता है पोडोसाइट्स के द्वारा। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 3 मेन प्रेशर्स पे डिपेंडेंट होता है। पहला प्रेशर है GBHP, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा प्रेशर है CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और तीसरा प्रेशर है BCOP, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। GBHP ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर को GBHP या ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। यह फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है और इसकी वैल्यू लगभग 55 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होती है। दूसरा प्रेशर है CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर स्पेस में वो फ्लूइड ऑलरेडी प्रेजेंट फ्लूइड के द्वारा एक बैक प्रेशर जनरेट किया जाता है, जो कि फिल्ट्रेशन का विरोध करता है या फिर फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। इसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 15 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। तीसरा प्रेशर है ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। यह प्रेशर प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोटीन्स जैसे कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन इनके द्वारा जनरेट किया गया प्रेशर है, और यह भी फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। तो इसका मतलब 2 प्रेशर ऐसे हैं जो फिल्ट्रेशन को अपोज करते हैं और एक प्रेशर ऐसा है जो फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है। GBHP फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है, CHP और BCOP फिल्ट्रेशन को अपोज करते हैं। तो अगर हम बात करें NFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की, तो इसकी वैल्यू होगी 55 - 15 - 30 = 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसका मतलब ये है कि केवल 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर ही फिल्ट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या GFR प्रत्येक मिनट दोनों किडनीज के सभी रीनल कॉर्पसल द्वारा फिल्ट्रेट की जो अमाउंट जनरेट की जाती है उसे हम GFR बोलते हैं। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल द रीनल कॉर्पसल्स ऑफ बोथ किडनीज ईच मिनट। अगर हम बात करें एवरेज GFR की, तो मेल्स के अंदर ये 125 ml पर मिनट होता है और फीमेल्स के अंदर ये 105 ml पर मिनट होता है। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए GFR की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर GFR बहुत ज़्यादा हो जाए तो आवश्यक पदार्थ जल्दी से पास हो सकते हैं रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा, और इनको एब्जॉर्ब करने के लिए इनफ टाइम नहीं मिलेगा और ये यूरिन के साथ लॉस्ट हो जाते हैं, यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, अगर GFR बहुत कम हो तो सारा का सारा फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो सकता है और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट भी नहीं किया जाएगा। इसलिए GFR की वैल्यू रिलेटिवली कांस्टेंट होनी चाहिए। रेगुलेशन ऑफ GFR ऐसी मैकेनिज्म जो GFR को कंट्रोल करती है, वो या तो अफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियल या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो को, मतलब ब्लड के इनफ्लो और आउटफ्लो को कंट्रोल करती है, या फिर जो फिल्ट्रेशन के लिए जो सरफेस एरिया अवेलेबल होता है उसको ऑल्टर करती है। तो 3 मैकेनिज्म है जो GFR को कंट्रोल करती हैं। पहली मैकेनिज्म है रीनल ऑटो रेगुलेशन, जिसके अंदर किडनी खुद GFR को कंट्रोल करती है। दूसरा है न्यूरल रेगुलेशन और थर्ड है हार्मोनल रेगुलेशन। रीनल ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR, तो इसके अंदर किडनीज खुद कांस्टेंट रीनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करती है, और रीनल ऑटो रेगुलेशन 2 मैकेनिज्म्स के द्वारा किया जाता है। पहला मैकेनिज्म मायोजेनिक और दूसरा है ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। मायोजेनिक मैकेनिज्म, तो इसके नाम से पता चल रहा है मायो मीन्स मसल। तो यह मैकेनिज्म
स्मूथ मसल फाइबर जो कि अफेरेंट आर्टेरियोल के वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनके द्वारा कंट्रोल की जाती है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इससे अफेरेंट आर्टेरियोल की वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे वो एक्सपेंड होती है और इसके रेस्पॉन्स में अफेरेंट आर्टेरियोल की वॉल में पाए जाने वाले स्मूथ मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे अफेरेंट आर्टेरियोल की ल्यूमेन सिकुड़ जाती है, अर्थात वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। इसके फलस्वरूप ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा और इसके कारण GFR डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसकी ऑपोजिट बात करें, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो स्मूथ मसल फाइबर्स के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता है और वो रिलैक्स होती हैं। इसकी वजह से अफेरेंट आर्टेरियोल डायलेट होता है, वैसो डायलेशन होता है और GFR इंक्रीज हो जाता है। दूसरा जो मैकेनिज्म है रीनल ऑटो रेगुलेशन का, वो है ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म। इसको ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर ट्यूब्यूल का स्पेशल पार्ट मैक्यूला डेंसा इन्वॉल्व होता है। जब GFR किसी कारण से बढ़ जाता है तो जितने भी सब्सटेंस होते, जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं, तो उनको उनके रीएब्जॉर्प्शन के लिए कम टाइम मिलेगा और जो वाइटल जो सॉल्यूट्स होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड या वाटर, तो इनकी डिलीवरी फास्ट हो जाती है। तो मैक्यूला डेंसा इनकी डिलीवरी को डिटेक्ट करती है और डिटेक्ट करने के बाद JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस से नाइट्रिक ऑक्साइड के सीक्रेशन को कम कर देती है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक वैसो डायलेटर होता है, तो इसकी जब अमाउंट कम होगी तो इससे वैसो डायलेशन कम होगा और अफेरेंट आर्टेरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। अफेरेंट आर्टेरियोल के कॉन्स्ट्रिक्ट होने से ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा और GFR डिक्रीज हो जाएगा। न्यूरल रेगुलेशन कंडीशंस जैसे कि एक्सरसाइज और हेमरेज जैसी सिचुएशन के अंदर प्रिडोमिनेट करता है। किडनीज के अंदर सिंपैथेटिक ANS फाइबर्स की सप्लाई होती है जो नोर एपिनेफ्रिन को सीक्रेट करता है। नोर एपिनेफ्रिन एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है और ये अफेरेंट आर्टेरियोल के अंदर पाए जाने वाले स्मूथ मसल फाइबर्स का कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। इसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और GFR ड्रॉप हो जाता है। तीसरा पार्ट है हार्मोनल रेगुलेशन। तो दो मेन हार्मोन है जो GFR को रेगुलेट करते हैं। पहला हार्मोन है एंजियोटेंसिन सेकेंड जो कि GFR को रिड्यूस करता है, और दूसरा हार्मोन है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड ANP जो कि GFR को इंक्रीज करता है। तो यह ग्लोमेरुलर मेजेंजियल सेल्स का रिलैक्सेशन कर देता है, और जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि मेजेंजियल सेल्स जो होती है ग्लोमेरुलर कैपिलरी सरफेस एरिया को रेगुलेट करती है। जब ये रिलैक्स होती हैं तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो दो हार्मोन्स है एंजियोटेंसिन सेकेंड, ये GFR को रिड्यूस करेगा, और ANP ये GFR को इंक्रीज करेगा। That's all we have here. Thank you so much for watching.